अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक डिसऑर्डर है वो शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया वो क्या है। इससे पहले हमने जितने भी डिसऑर्डर्स अपलोड किए हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हवाले से, तो हमारे चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें मौजूद है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्ले लिस्ट के नाम से वो मौजूद है, तो उधर जो है ना उधर से आप उन सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ओके, आज हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं शिज़ोफ्रेनिया है क्या। शिज़ोफ्रेनिया की इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है ना इसका जो हिस्ट्री है, किस तरह शिज़ोफ्रेनिया का वर्ड वजूद में आया, फिर इसकी कॉजेज क्या है शिज़ोफ्रेनिया की, फिर साइन सिम्टम्स क्या है, और साइन सिम्टम्स के बाद फिर शिज़ोफ्रेनिया की टाइप कौन कौन सी है। ओके, तो वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्किज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिया प्रोनाउंसिएशन दोनों के आप करवा सकते हो, स्किज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिया की। ओके, तो ये लफ्ज निकला है बेसिकली टू वर्ड से। द फर्स्ट वन इज स्किज़ो मींस स्प्लिटिंग और स्प्लिट। ओके, एंड द सेकंड वन इज प्रेनिया मीन माइंड, और ये सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस किया था ये लफ्ज एगन ब्लेवलर ने। ओके, तो बाद में हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाते। इसमें जो है ना आपके माइंड में डिस्टर्बेंसेस आते, स्प्लिटिंग आती है, या आपके माइंड में जब डिस्टर्बेंसेस आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ओके, अब वो डिस्टर्बेंसेस किस तरह आती है, तो शिज़ोफ्रेनिया इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हम जो पढ़े, इट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि इट इज अ साइकोटिक का मतलब जो हमने पहले समझाया था कि साइकोटिक क्या होता है। इसमें आपका रियलिटी, लॉस ऑफ टच विद रियलिटी, वो क्या होता है, आपका रियलिटी के साथ आपका जो टच होता है ना वो लॉस हो जाता है। आप फिर जो है ना रियलिटी को आप रियलिटी नहीं समझ सकते। तो क्या है ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, सबसे पहले ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा फिर इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंसेस आती है, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि स्किज़ो का मतलब स्प्लिटिंग या डिस्टर्बेंसेस। अब डिस्टर्बेंसेस ब्रेन की या माइंड की कौन कौन सी फंक्शंस में आती है, तो साथ में थिंकिंग में डिस्टर्बेंसेस आती है, आपके परसेप्शंस में डिस्टर्बेंसेस आते हैं, इमोशंस में, वेलेशन में, आपकी वेलेशन में, आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में डिस्टर्बेंसेस आती है, और साथ में कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंसेस आते हैं, एंड बिहेवियर, और आपकी बिहेवियर में क्या आते हैं, डिस्टर्बेंसेस व्हिच परमानेंटली लीड्स इनटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी। और इन फंक्शंस के डिसेबिलिटी की वजह से या इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, आपका पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, आपका पर्सनालिटी इम्पेयर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया। अब ये जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं थिंकिंग में किस तरह आते हैं, आपकी परसेप्शन में किस तरह आते हैं, इमोशंस वगैरह में, तो ये हम बाद में जो साइन सिम्टम्स है उधर हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पार्ट में किस तरह के डिस्टर्बेंसेस आते हैं। लेकिन आपने सिर्फ इधर समझना है कि खराबी या इम्पेयरमेंट कहाँ होती है। ओके, फिर शिज़ोफ्रेनिया इज अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन व्हिच पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली। तो अब हमने कहा कि ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो साइकोटिक का मतलब है कि इन चीजों में डिस्टर्बेंसेस आ गया। डिस्टर्बेंसेस जब माइंड के एंड फंक्शन में आ गया तो आपका जो रियलिटी था उस रियलिटी को आप जो है ना नॉर्मली इंटरप्रेट नहीं करवा सकते हो। आपका रियलिटी के साथ आपका जो टच होता है, जो लिंकेज होता है, वो लिंकेज क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ओके, तो फिर आप इंटरप्रेट या डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप इंटरप्रेट अंदाजा नहीं लगा सकते हो किस चीज की रियलिटी की कि इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। ओके, तो फिर अब एबनॉर्मली जो है ना आप एबनॉर्मल हो जाते हो। स्किज़ोफ्रेनिया में रिजल्ट इन सम कॉम्बिनेशन ऑफ हेलुसिनेशंस। अब इसमें क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में इसमें होता है आपका साइकोटिक सिम्टम्स होंगी, जैसे कि हमने कहा साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक सिम्टम्स कौन कौन सी है, हेलुसिनेशंस है, डिल्यूजन्स है, एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग आपकी हो जाती है, और साथ में आपका बिहेवियर भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, आपका थिंकिंग भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है या डिसऑर्डर हो जाता है। दैट इम्पेयर डेली फंक्शनिंग। अब इनके वजह से क्या होता है, आपके डेली फंक्शनिंग, डेली एक्टिविटीज आपकी इम्पेयर्ड हो जाती है, आप नहीं करवा सकते फिर उस तरह जिस तरह जो है ना आप हेल्दी पर्सनालिटी जो है ना वो करवाते हैं, एंड कैन बी डिसेबल, और इसकी वजह से जो है ना आप डिसेबल हो सकते हो, आप पागल बन सकते हो, आपकी माइंड कैपेबिलिटीज खराब हो सकती है, आप डेली लिविंग की जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस आप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप क्या हो गए, आप डिसेबल हो गए। ओके, पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, और ये ऐसी पेशेंट है कि इसके लिए जो है ना फिर आप लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करोगे, जैसा कि बाकी जो डिजीज है उसके लिए जो है ना आप एक खास ड्यूरेशन की वो मेडिकेशन डोज होती है वो आप दे दी तो वो फिर ठीक होता है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट ऐसा नहीं होता, ये एक मरतबा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया लग गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करेगा, सिर्फ
इसीलिए कि उसकी जो साइन सिम्टम्स है उस साइन सिम्टम्स को सप्रेस रखिए, बस उसको साइन सिम्टम्स को खत्म नहीं करवा सकते, अब उसको जो है ना क्या करोगे, सप्रेस करोगे। तो ये था स्किज़ोफ्रेनिया। अब इनके जो एम्पेयरमेंट्स होते हैं, ये एम्पेयरमेंट्स हम बाद में साइन सिम्टम्स में डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं इस वर्ड ये वर्ड जो है ना मुझे समझ नहीं आया, तो बाद में साइन सिम्टम में ये सब आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है ना काजेज है, लेकिन काजेज से पहले हम पढ़ते क्या, हम पढ़ते इसका हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया का जो वर्ड है ये किस तरह वजूद में आया। तो स्किज़ोफ्रेनिया सबसे पहले जो है ना यूज किया था एमल क्रेपलियन ने। अब एमल क्रेपलियन दिस इलनेस डेवलप रिलेटिवली अर्ली इन लाइफ। अब ये कहा उन्होंने कि ये इलनेस ज्यादातर उन लोगों में होता है जो अर्लियर मतलब एडल्ट स्टेज में या टीन एज में वगैरह, तो अर्लियर लाइफ की अर्लियर डेज में ये होता है। एंड इट्स कोर्स इज लाइकली डिटोरिएटिंग एंड क्रॉनिक। अब ये क्या होता है, इसका जो कोर्स होता है या मतलब इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो डिटोरिएटिंग होते हैं। डिटोरिएटिंग मतलब का ये है कि वो आपकी बॉडी को इम्पेयर करवाते हैं, आपकी बॉडी को डिटोरिएट करवाते हैं, खराब करवाते हैं। एंड क्रॉनिक, और इसकी जो वो है कोर्स है वो क्या क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब लाइफ लॉन्ग है, आपको जो है ना बहुत एक एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। तो इसकी जो है ना वो क्रॉनिक है, आपको बहुत टाइम तक जो है ना ये आपकी बॉडी में होता है और फिर अपीयर होता है। अब डिटोरिएशन की वजह से क्या होता है, डिटोरिएशन की वजह से आपको लगता है फिर डिमेंशिया लगता है। और उस डिमेंशिया को उस वक्त जो है ना उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को सबसे पहले उन्होंने नेम दिया डिमेंशिया प्रिकॉस। तो प्रियोकास का नेम उन्होंने दिया, डिमेंशिया प्रियोकास का नेम ये सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया को किसने दिया, एमल क्रेपलियन ने। बट वाज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑर्गेनिक चेंजेस ऑफ द ब्रेन। उन्होंने ये तो कहा कि इसमें डिटोरिएशन होते हैं, ये क्रॉनिक होता है, लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया और कोई ये उन्होंने नहीं दिया कि इसमें ऑर्गेनिक चेंजेस भी ब्रेन में होते हैं, आपका ब्रेन भी एम्पेयर होता है। तो ये कोई उन्होंने वो नहीं दी डिटेक्टेबल एट दैट टाइम। उन्होंने कोई ऐसी डिटेक्शन नहीं की, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी कि इसमें जो है ना ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं। ओके, ये सबसे पहले एमल क्रेपलिन ने था जिन्होंने इसको नेम दिया था डिमेंशिया प्रियोकास। फिर इसके बाद जो है ना आ गया यूगेन ब्लूलर, जो हमने शुरू में ही पढ़ा। यूगेन ब्लूलर ने इसको स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया। ही रीनेम्ड क्रेपलिन्स डिमेंशिया प्रिकोस एज स्किज़ोफ्रेनिया। 1911 में इन्होंने डिमेंशिया प्रिकोस का नाम चेंज किया, किस चीज में, स्किज़ोफ्रेनिया में। अब ही रिकॉग्नाइज द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब इन्होंने जो है ना कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन यूगेन ब्लूलर ने कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को रिकॉग्नाइज किया और कहा क्या, विच ही नेम्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। और जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन्होंने कहा कि इस डिजीज में या स्किज़ोफ्रेनिया में माइंड में जो चेंजेस आते, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो डिटोरिएशन आते, तो उन डिटोरिएशन को, उस चेंजेस को उन्होंने नेम दिया स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। और इसी वजह से जो है ना क्या, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड का मतलब है कि माइंड खराब हो गया, स्प्लिट हो गया, वो डिटोरिएट हो गया। तो इसी स्प्लिटिंग ऑफ माइंड की वजह से इन्होंने इनका नाम रखा था स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें स्किज़ो का मतलब स्प्लिटिंग था और प्रीनिया का मतलब क्या था, माइंड था। ओके, अब ये जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कौन कौन सी होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए कि इसमें आपका अटेंशन इम्पेयरमेंट आता है, आपका वर्किंग मेमोरी इम्पेयरमेंट आता है, मेमोरी आपका लॉस हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, वर्बल विजुअल लर्निंग, रीजनिंग वगैरह, ये सारी कुछ इन चीज़ों में जो है ना क्या हो जाए, इन चीज़ों में डेफिसिट आ जाए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इम्पेयर हो जाए, इम्बेलेंस हो जाए। ओके, फिर इसके बाद आ गया कॉर्ट स्केनेडर, और इस कॉर्ट स्केनेडर ने क्या कहा, ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स एज हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड गिवन द प्रिविलेज ऑफ द फर्स्ट रैंक सिम्टम। अब इन्होंने क्या किया, ये जो कॉर्ट स्केनेडर था, तो कॉर्ट स्केनेडर ने ये कहा कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है तो इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो आते, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो कौन सी होते हैं, वो हेलुसिनेशंस होते हैं, वो डिल्यूजन्स होते हैं। और इन ही को इन्होंने कहा कि ये जो साइकोटिक सिम्टम्स है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, तो ये क्या है, इन्होंने कहा कि इसको जो है ना हम जो बेसिक सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो कौन सी होगी, वो साइकोटिक सिम्टम्स होगी। और अब भी जो है ना ये बात है कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो कौन सी होती है, वो साइकोटिक सिम्टम्स या हेलुसिनेशन, डिल्यूजन वगैरह होती है। इसको जो है ना इन्होंने मेन प्रिविलेज दिया ऑफ द फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, और इन्होंने कहा कि ये जो है ना ये क्या होंगी, ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स होगी स्किज़ोफ्रेनिया में। इवन इन द कांसेप्ट ऑफ डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस में जो है ना ये क्या होगी, ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स होगी साइकोटिक सिम्टम्स। ओके, तो फिर ये जो है ना ये फिर किसने कहा, कॉर्ट
स्कनाइडर ने। ओके, अब इसके बाद जो है ना हम, ये तो हिस्ट्री था, सिंपली हिस्ट्री, और ये बात जो है ना कर्ट स्कनाइडर की, ये जो है ना अभी प्रेवेलेंट है, ये बात स्किज़ोफ्रेनिया में अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये था, क्या था, ये था इसका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बाद हम पढ़ते हैं काजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। काजेज में एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं टू हेड्स थ्योरी। टू हेड्स थ्योरी हमें क्या बताता है कि ये जो काज है स्किज़ोफ्रेनिया, ये मेनली दो फैक्टर्स की वजह से आते हैं। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द सेकंड वन इज एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। आप इस दोनों के कॉम्बिनेशन से स्किज़ोफ्रेनिया आते हैं। बाज ऐसी पेशेंट होते हैं जिसमें टोटली जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बाज ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें टोटली इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जेनेटिक नहीं होती। बाज ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें जो है ना इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आई हुई होती है। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये रिस्क फैक्टर है ना कि ये एसेंशियल फैक्टर है। इन दोनों में जो है ना एक होगा और इसी की वजह से जो है ना या दोनों कंबाइन होगी, इस वजह से जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया आया हुआ होगा। ओके, आप स्किज़ोफ्रेनिया की जब आप जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन में क्या होगा, यूजुअली रन्स इन फैमिली। अब फैमिलीज में होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ जो है ना जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो बाय बर्थ उनके साथ मुंसलिक होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। तो अब जो है ना बाय बर्थ अगर दोनों पेरेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हो तो उसके बच्चे को चांसेस है कि 40% चांसेस है कि इसको बच्चे को ट्रांसफर हो जाए स्किज़ोफ्रेनिया। अब अगर एक पेरेंट या मदर स्किज़ोफ्रेनिक हो या फादर स्किज़ोफ्रेनिक हो तो फिर चांसेस है कि 18% ट्रांसफर हो जाए स्किज़ोफ्रेनिया। अब दूसरा ये है कि अगर एक दोनों पेरेंट्स स्किज़ोफ्रेनिक हो, क्या हो, ये फर्स्ट वाला कंडीशन, दोनों पेरेंट्स स्किज़ोफ्रेनिक हो, और बच्चे जो पैदा होते हैं वो क्या, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में तो आप जानते होगी कि जब एक जाइगोट जो है ना वो क्या हो जाए, वो दो एम्ब्रियो में स्प्लिट हो जाए, किन दो एम्ब्रियो में, और इससे दो बच्चे पैदा हो जाए। तो असल में ये जाइगोट जो है ये क्या है, ये तो एक है ना जिनमें दोनों के माँ और बाप दोनों के करेक्टर मौजूद है। तो अब इसमें जो है ना चांसेस ज्यादा होगी क्योंकि माँ बाप दोनों जो है ना इधर स्किज़ोफ्रेनिक है, ये बच्चे जो है ना ये दोनों एक ही जाइगोट से पैदा हो रहे हैं। तो अब क्या है, अब इसमें जो है ना 50% और 47% चांसेस होगी कि इन दोनों को लग जाए। एक तो नहीं, इधर बात है एक बच्चे की, इधर बात है दोनों बच्चे की। तो 50% चांसेस ये है कि एक को लग जाए, 50% चांसेस है कि दूसरे को भी, दोनों को लग जाए। 50% चांसेस है इन दोनों की। ओके, अब जब डाइजाइगोटिक ट्विंस हो, डाइजाइगोटिक ऐसे होते कि एक जो है ना एक स्पर्म आ गया, इन्होंने एक को हेड किया, दूसरा स्पर्म आ गया और इसने दूसरे एक को हेड किया, और क्या होंगे, इन दोनों से बन गई अलग अलग, क्या बन गई, इससे बन गई अलग अलग एम्ब्रियो बन गई। क्या बन गई, इससे अलग अलग एम्ब्रियो बन गई। तो अब ये क्या है, ये डाइजाइगोटिक है, जो दो जाइगोट बनने से जो है ना वो क्या होते हैं, वो बनते हैं। अब डाइजाइगोटिक में चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इधर जो है ना जाइगोट डिफरेंट हो गया, मदर का जाइगोट या मदर का जो एक था वो एक डिफरेंट हो गया। इस वजह से जो है ना मदर के जो चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग है वो क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई इन दोनों में। तो अब जब इधर जो है ना दोनों इकट्ठे में एक में थी तो चांसेस ज्यादा थी, अब दोनों में डिवाइड हो गई तो चांसेस कम हो गई, और ये आ गई 22% पे। और मॉडर्न जो है ना, अब इसको मॉडर्न जो DSM-5 में वो है, तो DSM-5 में क्या है कि 47% और 17% चांसेस ये होते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये आप जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। अब इसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन में ऐसे भी होते हैं कि जेनेटिक अदर प्री डिस्पोजिशन आर थ्योराइज्ड टू बी प्लेइंग अ रोल। फॉर एग्जांपल, बहुत से और भी प्री डिस्पोजिशन होते हैं जैसा कि डिफेक्ट और म्यूटेशन इन टायरोसिन काइनेज और अदर जीन। टायरोसिन काइनेज में डिफेक्ट्स आ जाए या कोई और जीन हो। टायरोसिन काइनेज क्या है, तो टायरोसिन काइनेज वो एंजाइम है जो आपकी एटीपी से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से क्या करवाते हैं, इससे एक फॉस्फेट लेके टायरोसिन अमाइनो एसिड को ऐड करवाते हैं जो टारगेट प्रोटीन में जो टायरोसिन होते हैं। तो ये एटीपी से एक एटीपी फॉस्फेट लेके किस में वो ऐड करवाते हैं, टायरोसिन में। इसको कहते हैं टायरोसिन काइनेज। अब ये टायरोसिन काइनेज का काम क्या होता है, ये मेनली रिजल्ट एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन या ट्रांसमिशन, इसका काम होता है सिग्नल ट्रांसमिशन में ये हेल्प करवाते हैं। जब इन एंजाइम में चेंज आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो फिर इससे रिस्क हो सकता है किस चीज़ की, स्किज़ोफ्रेनिया के। ओके, अब जो है ना इसके साथ साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में होते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल। न्यूरोबायोलॉजिकल में क्या होता है, इट इज theorized that dopamine axis in most parts of the brain is the cause। अब ब्रेन के बहुत से हिस्सों में क्या होते हैं, डोपामिन एक्सेस होते हैं, और इस एक्सेस की वजह से जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया अकर हो सकती है। लेकिन
इधर जो है ना सिर्फ एक्सेस लाजिम नहीं है, डिफिसिट की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कि हम इधर पढ़ते कि डोपामिन एक्टिविटी जो है ना ये दो तरह से आपको स्किज़ोफ्रेनिया की चांसेस हो सकती है। द फर्स्ट वन इज डोपामिन एक्टिविटी है, तो इसमें पहला नंबर पर अगर डोपामिन लेवल इंक्रीज हो गया, तो डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है आपके मेसोलिम्बिक पाथवे में। मेसोलिम्बिक आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, तो उधर जो है ना क्या होता है, डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है। इस डोपामिन लेवल के इंक्रीज की वजह से जो है ना क्या होता है, आपको होता है पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। आपको क्या होते हैं, आपको पॉजिटिव सिम्टम्स आपको होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स आप बाद में पढ़ेंगे। जो सिम्टम्स होती है ना स्किज़ोफ्रेनिया की, तो उसको हम तीन में डिवाइड करवाते हैं, तीन हिस्सों में। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सिम्टम, द सेकंड वन इज नेगेटिव सिम्टम्स और द थर्ड वन इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो ये तीन हिस्सों में हम स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स को डिवाइड करवाते हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं इसमें ज्यादातर जो है ना आपके हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन होते हैं, जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं इसमें ज्यादातर वही होते हैं। ओके, तो जब इंक्रीज हो जाए डोपामिन एक्टिविटी की, तो ये आपको पॉजिटिव सिम्टम्स में लेके जाते हैं जो मेसोलिम्बिक पाथवे। लेकिन जब इन डोपामिन एक्टिविटी में डिक्रीज आ जाए, तो ये आपको मेसोकॉर्टिकल पाथवे में लेके जाते। मेसोकॉर्टिकल पाथवे में इसमें इंक्रीज आते हैं डोपामिन एक्टिविटी में, और ये आपको लेके जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स में या कॉग्निटिव सिम्टम में। अब ये नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें जो है ना आपका सिम्टम डिफिसिट हो जाते हैं, आपकी फंक्शन एबिलिटी डिफिसिट हो जाते हैं। आप जो है ना आप फॉर एग्जांपल मूड डिफिसिट हो गया, या और भी बहुत सारे एग्जांपल है, इमोशनल डिफिशियंसी आप में आते। तो ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं या कॉग्निटिव सिम्टम। तो ये आपने याद रखना है कि डोपामिन एक्टिविटी किस तरह जो है ना आपको स्किज़ोफ्रेनिया में लेके जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम डोपामिन एक्टिविटी के इंक्रीज की वजह से आते हैं, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम डोपामिन एक्टिविटी की डिक्रीज की वजह से आते हैं। अब आपने अगर इसमें कंफ्यूज होना है कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या है, तो ये हम साइंस सिम्टम में डिटेल से पढ़ते हैं इस क्लासिफिकेशन को कि कौन कौन से सिम्टम्स में कौन कौन सी चीजें आती है। ओके, अब इसके बाद टू हेड्स थ्योरी के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें जो है ना आपका जो स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं ये सिर्फ जेनेटिक्स से नहीं होती, आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेसर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ जो है ना आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, आपको आते हैं डिस्टर्बेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या इसको हम कहते हैं DIPR। अब DIPR ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी ऐसी वो कंडीशन है जिसमें आपकी फैमिली में जो है ना रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। क्या नहीं होती, आपकी फैमिली में जब रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, विद इन फैमिली एग्जाम्पल हाउस होल्ड डिस्टर्ब्स एंड कंफ्यूजन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें जो है ना आपके हाउस होल्ड में क्या होते हैं, डिस्ट्रप्शन होते हैं, डिस्प्यूट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, डाइवोर्स, किसी के डाइवोर्स हो जाए, किसी के बेरियमेंट हो जाए, नियर वन की लॉस हो जाए, तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस में चलते हो। और ये स्ट्रेसर जो है ना, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, वो आपको क्या करवाते हैं, वो आपको स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार बनाते हैं। इसके साथ साथ जो है ना फिर होते हैं बर्थ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई बच्चा है और वो बर्थ के दौरान उसको कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, जैसे कि इधर ये वाली पार्ट हमने पढ़ा मूड ऑफ डिलीवरी। तो मूड ऑफ डिलीवरी क्या है, बर्थ ट्रामा है या बर्थ एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं। साथ में जो है ना HIE हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसुफिलिपिटी। हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसुफिलिपिटी में क्या होता है, अब डायरेक्टली आफ्टर द बर्थ जो है ना ऑक्सीजन लेवल वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। अब ऑक्सीजन लेवल की डिफिशियंसी की वजह से जो है ना आपको इस्केमिक इंजरी हो जाता है। तो उसमें भी जो है ना आपको किस चीज की चांसेस होती है, इसमें भी ना आपको चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया लगने के। ओके, हेड इंजरी की वजह से जो है ना आपको, तो मतलब ये कि जितनी आपके माइंड एक्टिविटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो उसको आपको चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। साथ में जो है ना प्रीनेटल पॉवर्टी बिफोर द बर्थ जो है ना कोई न्यूट्रिशनल अच्छी नहीं है, मदर अच्छी न्यूट्रिशन नहीं ले रही, तो इसकी वजह से जो है ना बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें जो है ना इफेक्ट्स आ सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, डिप्रेशन की वजह से जो है ना लग सकता है स्किज़ोफ्रेनिया। एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। अब इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक को किस तरह, तो इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक को मतलब ये है कि अब जब एक बेबी है और वो विद इन द वॉम ऑफ द मदर, वो जो है ना इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक में मदर को इन्फ्लुएंजा लग गया। तो अब इसके वजह से जो है ना जो बेबी होता है, वो बेबी क्या होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो इफेक्ट हो सकती है। तो उस इम्यूनिटी के इफेक्टिंग की वजह से या उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के इफेक्ट की वजह से जो है ना क्या होता है, वो एक्सपोज होता है, रिस्क फैक्टर होता है किस चीज़ की, स्किज़ोफ्रेनिया के। लेकिन ये जो है ना ये बहुत माइनर चांसेस है, बहुत माइनर रिस्क है ये स्किज़ोफ्रेनिया डेवलपमेंट की। वार जोन एक्सपोजर, तो ऑलरेडी वार जोन एक्सपोजर में एनवायरमेंटल स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से जो है ना आपको माइंड जो है ना वो आपकी जितनी भी थिंकिंग एबिलिटी है, आपकी बिहेवियर है, जो भी एक्टिविटीज आपके माइंड रिलेटेड फंक्शंस है, वो
डिसरप्ट हो सकती है। RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी, तो RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में तो आप जानते हैं कि RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, जो मदर का वो होता है ना, मदर के ब्लड सेल्स होते हैं वो या एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो आपके बेबी की रेड ब्लड सेल्स के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब वो खिलाफ हो जाते हैं तो बेबी का जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी डिसरप्शन स्टार्ट होते हैं, और उस डिसरप्शन की वजह से जो है ना जो बेबी का ब्लड है वो ब्लड डिक्रीज होना, या रेड ब्लड सेल्स का लेवल है वो रेड ब्लड सेल्स का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो रेड ब्लड सेल बेबी की बॉडी में डिक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से जो है ना उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ सकती है, और इसी की वजह से जो है ना क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की चांसेस हो सकती है। ओके, प्रीनेटल काजेज में लो बर्थ वेट, शॉर्ट गेस्टेशन स्टेज, मतलब ये कि वार्म बेबी जो है ना उसको ज़्यादा वक्त न मिले, जो नॉर्मल स्टेज है 36 वीक है, तो उधर तक जो है ना उन दिनों तक उसको वक्त न मिले बेबी की मदर के वार्म में, तो इसकी वजह से भी जो है ना उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर का भी सामना करना पड़ता है, साथ में उसकी ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह की अनडेवलपमेंट की चांसेस हो सकती है। अर्ली डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज, बेबी अर्ली डेवलपमेंट उसके होते हैं तो उसमें डिफिकल्टीज आ गई, उसमें जो है ना उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हुआ, बहुत सी स्ट्रेसर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की वजह से। CNS इंफेक्शन उनको लग गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन इंफेक्शन वगैरह उनको लग गया। स्ट्रेसर रिलेटेड थियरी, जितनी भी स्ट्रेसर्स है जो बच्चे को लग सकता है या बड़ों को लग सकता है, तो क्या होते हैं वो काज करवाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। अब ये है कि ये जो जितनी भी सिम्टम्स हमने पढ़ी, तो ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अलावा ये जो है ना बहुत माइनर रिस्क फैक्टर्स है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलपमेंट की, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर हमने पढ़ी। अब ये जो है ना ये इसमें आपने ये बात ध्यान में याद रखनी है कि जो भी रिस्क फैक्टर हो जो डायरेक्टली इसके माइंड फंक्शन से रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली माइंड फंक्शंस को अफेक्ट करवाती है, तो वो जो है ना वो रिस्क फैक्टर हो सकता है। किस चीज़ के लिए? ज़्यादातर जो है ना वो रिस्क फैक्टर हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, जितना हमने पढ़ा। ओके, हिस्ट्री तो हमने पढ़ा था, हमें हिस्ट्री के बाद जो है ना आते हैं इसमें प्रेवेलेंस आते हैं। तो प्रेवेलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? तो लाइफ टाइम प्रेवेलेंस 1% वर्ल्ड वाइड जो है ना क्या है, प्रेवेलेंस है स्किज़ोफ्रेनिया की। टिपिकल एज ऑफ ऑनसेट क्या है? तो लेट टीन्स इन अर्ली 20s। तो इसमें जो है ना लेट टीन्स, जो टीनेजर्स होते हैं लेट टीन्स होते हैं, और या अर्ली 20s में क्या होता है, मतलब लेट टीन्स का मतलब है 15-16 से ऊपर, 16 ईयर से ऊपर। अर्ली 20s का मतलब है 20, 21, 22। तो इस तरह की एजेस में इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस लाइफ में जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं, वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर इस बंदे पे जो है ना वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो है ना इस वक्त जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेन एंड वुमेन इक्वली जो है ना ये क्या करा अफेक्ट हो सकती है। द लाइफ टाइम प्रेवलेंस, तो ये यही बात है कि ये क्या है, ये जो है ना ये प्रेवलेंस लाइफ टाइम प्रेवलेंस है 1% थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो है ना क्या है ये प्रेवलेंस है स्किज़ोफ्रेनिया की। द इंसिडेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बट टेक्स्ट दैट लेटर ऑन से 25 to 35 आर मोर लाइकली टू बी फीमेल। लेकिन ये है कि बाद में जो इस एज लेट टीन्स या अर्ली 20s में सेम होते हैं, लेकिन जो बाद में जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, मतलब 25 से ऊपर और 35 के दरमियान जो पेशेंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो है ना फीमेल्स होते हैं, क्योंकि इस एज में फीमेल, आपको पता है कि इस एज में शादी वगैरह होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स इस एज में जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो अफेक्ट हो सकते हैं। फीमेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस एज में। ओके, अब जब हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस के बारे में, तो थोड़ी सी जो है ना हम इस साइन सिम्टम्स का वो पढ़ते हैं, जो प्रीपेस है वो हम पढ़ते हैं, बाद में जो है ना एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह इसका करवाएंगे। डायग्नोसिस DSM-4 डायग्नोसिस जो आप करवाते हो DSM-4 के बेस पे, और इधर जो है ना हम पढ़ते हैं DSM-5 का डायग्नोसिस, साथ साथ में भी जो चेंजेस आए हैं वो भी हम पढ़ते हैं कि किस तरह आपने डायग्नोसिस करवाने DSM-4 और DSM-5 के क्राइटेरिया की बेस पे। ओके, तो अब डायग्नोसिस में जो मेन डायग्नोसिस है तो वो ये है कि आपको जो है ना कंटिन्यूअस साइंस ऑफ द डिस्टर्बेंसेस परसिस्ट फॉर 6 मंथ। स्किज़ोफ्रेनिया तब आपको होगा जब आपको कंटिन्यूअस साइंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस हो। डिस्टर्बेंसेस आपकी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस हमने पढ़ी ना स्टार्ट के एडमिनेशन में, तो उस फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस हो एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है ना क्या हो डिस्टर्बेंसेस हो। अब ये जो 6 मंथ पीरियड है ना, ये हम 2 पीरियड में डिवाइड करवाते हैं। 2 पीरियड में द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं एक्यूट फेज, और सेकंड फेज को हम कहते हैं वो है प्रोडर्मल और रिजिजुअल फेज। ओके, प्रोडर्मल रिजिजुअल फेज, और द सेकंड वन इज एक्टिव फेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिव फेज जो है ना
इसमें एक्टिव फेज में पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और ये पॉजिटिव सिम्टम मैंने आपको कहा ये एग्जैजरेटेड सिम्टम्स होते हैं जो साइकोटिक सिम्टम्स है, जो हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स है, इल्यूजन्स वगैरह ये वाले सिम्टम्स होते हैं। तो ये एटलीस्ट 1 मंथ तक जो है ना ये पॉजिटिव सिम्टम्स होगी। और ये पॉजिटिव सिम्टम इधर हम पढ़ते हैं ये वाले पॉजिटिव सिम्टम्स है, डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, ये क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। अब ये पॉजिटिव सिम्टम्स ये तकरीबन इधर हमने 4 पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े ना। अब इस 4 पॉजिटिव सिम्टम्स में एटलीस्ट 1 मंथ के लिए इसमें 2 सिम्टम जरूर हो। मस्ट एग्जिबिट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग ईच प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड। तो इसमें क्या हो, इसमें जो है ना जो पॉजिटिव सिम्टम्स है इसमें 1 मंथ के लिए एटलीस्ट 2 सिम्टम्स विद इन दीज सिम्टम्स मस्ट प्रेजेंट हो विद इन दी 6 मंथ। ओके, तो 6 मंथ में 1 महीना जरूर ऐसा हो जिसमें जो है ना इनमें से 2 सिम्टम्स हो। ओके, ये एक्टिव फेज इसको हम कहते हैं या पॉजिटिव सिम्टम। दूसरा इसमें जो है ना रिमेनिंग जितना भी ड्यूरेशन रहता है 5 मंथ्स और 6 मंथ के अंदर इसके साथ भी हो सकते हैं। तो इसमें इसको हम कहते हैं प्रोडर्मल और रिजिजुअल स्टेज। और इसमें होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब ये है कि आपका इमोशनल डिसेबिलिटी होते हैं, अब जो है ना आपको और भी डिसेबिलिटी जितने नेगेटिव सिम्टम्स है तो एपैथी आप में आते हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स फिर क्या होते हैं, ये नेगेटिव सिम्टम जो आप में डेफिसिट पैदा करे, आपकी बॉडी फंक्शन में डेफिसिट पैदा करे, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो ये नेगेटिव सिम्टम्स फिर जो है ना क्या हो, फिर विद इन द रिमेनिंग जितना भी ड्यूरेशन रहता है तो उसमें फिर आपको जो है ना क्या हो, प्रोडर्मल और रिजिजुअल फेज या उसमें आपको नेगेटिव सिम्टम्स हो, तो ये क्या बनते हैं, ये 6 मंथ बनते हैं। तो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए आपको कंटिन्यूअस सिम्टम्स वो प्रेजेंट हो। अकॉर्डिंग टू DSM-5 a diagnosis schizophrenia is made if a person has 2 or more core symptoms। तो इनमें से क्या हो, इनमें से 2 or more core symptoms, one of which must hallucination, delusion or disorganized speech। तो इसमें जो है ना इनमें से एक जरूर जो है ना डिलोजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में एक जरूर हो। 2 सिम्टम्स हो इनमें से, और 2 सिम्टम्स में ऐसा नहीं हो कि ये ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो, बाकी इनमें से और लेकिन इनमें से एक जरूर होना चाहिए डिल्यूजन और फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। तो 1 ऑफ विच मस्ट बी 1 और 2 और मोर इधर भी लिख के कि DSM-4 में जो है ना 2 और मोर है, लेकिन DSM-5 में फिर क्या कहते हैं कि 1 ऑफ विच, इधर जो है ना DSM-4 में कहते हैं कि 2 सिम्टम्स ऐसे हो जो इन चारों सिम्टम्स में जरूर प्रेजेंट हो फॉर एटलीस्ट 1 मंथ जो एक्टिव फेज है। लेकिन DSM-5 में कहते हैं कि 1 ऑफ विच मस्ट बी प्रेजेंट। तो इनमें से एक सिम्टम्स क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ओके, अब टाइम ड्यूरेशन की बेस पे जो है ना हम क्या करवाते हैं, हम स्किज़ोफ्रेनिया के वो करवाते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या, तो हमने पढ़ा कि 6 मंथ के लिए जो है ना इसमें जरूर साइन सिम्टम प्रेजेंट हो जिसमें जो है ना 1 मंथ का एक्टिव फेज जरूर प्रेजेंट हो। ओके, अब जो है ना अगर ये साइन सिम्टम्स के कितने हो, लेस देन 1 मंथ एंड हैव नो नेगेटिव सिम्टम। अब ऐसा कंडीशन है कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स तो लेस देन 1 मंथ है लेकिन नेगेटिव सिम्टम मुकम्मल नहीं है, तो फिर उसको हम कहते हैं ब्रीफ एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। इसको हम क्या कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया नहीं कहते, फिर इसको हम कहते हैं ब्रीफ एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ये सिम्टम्स लेस देन 6 मंथ हो और ग्रेटर देन 1 मंथ हो, ये जितने भी सिम्टम पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स हमने पढ़े ये जो है ना लेस देन 6 मंथ हो और ग्रेटर देन 1 मंथ हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, शिज़ोफ्रेनोपाम, सॉरी ये है शिज़ोफ्रेनोपाम डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं फिर इसको, शिज़ोफ्रेनोपाम, जिसमें जो है ना ये सिम्टम्स लेस देन 6 मंथ और मोर देन 1 मंथ प्रेजेंट हो, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया नहीं कहते, उसको हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनोपाम डिसऑर्डर। फिर ऐसा है कि अगर इन सिम्टम्स की जो साइकोटिक सिम्टम्स है, जो पॉजिटिव सिम्टम्स है, ये एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए हो और इसके साथ साइकोटिक सिम्टम्स के साथ साथ मूड सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो, क्या हो, मूड सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो, तो फिर इसको हम कहते हैं शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब आप कहेंगे कि मूड सिम्टम्स तो शिज़ोफ्रेनिया में प्रेजेंट होते हैं और साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इधर तो ये बात एक है कि इधर साइकोटिक सिम्टम्स की ड्यूरेशन कम होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में फर्क जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिज़ोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं लेकिन उसमें शुरू में हमने पढ़ा कि उसमें हम फोकस करवाएंगे शिज़ोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स में, उसके साथ मूड सिम्टम्स होते हैं लेकिन मूड सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होती। ओके, उसमें सीवियर होते हैं साइकोटिक सिम्टम्स, लेकिन शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं और साथ में मूड सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन इसमें दोनों सीवियर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सीवियर होते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, ये 2 वीक्स हमने लिखा है, लेकिन ये सिर्फ साइकोटिक सिम्टम्स के लिए, मूड सिम्टम्स के लिए कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है।
6 मंथ तक हो, 5 मंथ तक हो, 3 मंथ तक हो, लेकिन इसमें परसिस्टेंट सिम्टम्स हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ वक्त के लिए हो फिर नहीं हो, परसिस्टेंट सिम्टम्स। अब साइकोटिक सिम्टम्स अलॉन्ग विद द मूड सिम्टम्स, तो फिर उसको हम कहते हैं शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। लेकिन शिजोफ्रेनिया में होगी साइकोटिक सिम्टम्स सीवियर, मूड सिम्टम्स लेस सीवियर होगी। उधर इधर दोनों सिम्टम्स क्या होगी, सीवियर होगी। और इसको जो है ना बाज़ औक़ात हम शिजोफ्रेनिया की सीवियर फॉर्म भी इसको हम कहते हैं शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ओके, तो फर्क आपको समझ आ गया होगा कि शिजोफ्रेनिया और शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में फर्क क्या है। अब द अदर कोर सिम्टम्स और ग्रॉस डिसऑर्गेनाइजेशन और डिमिनिश इमोशनल एक्सप्रेशन, इसमें होगी डिसऑर्गेनाइजेशन होगी, डिमिनिश इमोशनल एक्सप्रेशन होगी। अदर DSM-5 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस शिजोफ्रेनिया इंक्लूड, तो बहुत से और क्या इसके साथ साथ जो सिम्टम्स हमने पढ़ी पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स, इसके साथ साथ और कौन सी क्राइटेरिया जो DSM-5 में इंक्लूड किया गया है अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया। तो DSM-5 ये कहते हैं लेवल ऑफ वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेल्फ केयर इज सिग्निफिकेंटली बिलो व्हाट वाज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स। अब ये कहता है कि जो लेवल ऑफ वर्क वो काम करवाता है या जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते तो स्किज़ोफ्रेनिया के बाद वो काम, वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कम होंगे बनिस्बत उसके जो पहले वो हेल्दी था। तो हेल्दी से जो है ना अब ये जो करेक्टर्स है, लेवल ऑफ वर्क है, रिलेशनशिप है, तो ये उसमें डिफिसिट आ गया होगा। उसमें जो है ना नेगेटिव सिम्टम्स ये है ना, तो नेगेटिव सिम्टम्स में डिफिसिट जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया में लाजमी है अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस दैट हैव लास्टेड एट लीस्ट 6 मंथ, और साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस जैसा कि हमने कहा कि डिस्टर्बेंसेस के जो साइंस होते हैं वो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना, जिसको हम रेजिडुअल फेज कहते हैं, तो वो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ जरूर होंगे। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हैव बीन रूल्ड आउट। अब इसमें ये एक सिम्टम्स है कि जो सीजो अफेक्टिव या स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का हमने पढ़ा ना अभी, और साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो ये तकरीबन ऐसी डिसऑर्डर है जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ इसकी सिम्टम बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते हैं। तो सबसे पहले आप जब किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करवाते हो तो उनसे पहले आपने ये बात जरूर लाजमी याद रखनी कि आपने उनको ये जानना है कि उसको स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर भी नहीं है या उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी नहीं है। तब ये जो है ना आप उसको, जब तक आपको ये कंफर्मेशन नहीं हो कि इसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है या नहीं है या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है या नहीं, तो उस वक्त तक आप उसको जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज नहीं करवा सकते। सबसे पहले आपने जो है ना इन चीज़ों को खत्म करवाना है कि ये नहीं है, तभी जो है ना आप स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा सकते हो। DSM-5 कहते हैं द डिस्टर्बेंस इज नॉट काज्ड बाय सब्सटेंस यूज और अनदर मेडिकल कंडीशन। अब ये ऐसा है कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन किसी सब्सटेंस यूज की, ड्रग्स यूज की वजह से जो है ना, अब्यूज की वजह से ये नहीं हो, और न किसी और बीमारी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल किसी को जो है ना वो है हाइपरटेंशन है, किसी को जो है ना हार्ट प्रॉब्लम है वगैरह, उसकी वजह से जो है ना डिप्रेशन में, टेंशन में, और इसकी वजह से उसको स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स है, तो वो उसको फिर आप स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज नहीं करवा सकते। ओके, तो ये क्या था, डायग्नोसिस था कि आप किस तरह जो है ना डायग्नोज करवा सकते हैं। अब ये जो हमने पढ़ी पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स, तो ये सिम्टम्स में जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज पॉजिटिव सिम्टम, व्हाट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स एंड व्हाट इज द नेगेटिव सिम्टम। तो उसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।